Hello and welcome to the class 9th online chemistry classes. In this video, we will discuss the topic 4.3, how are electrons distributed in different orbits. And this topic is from chapter number 4, structure of the atom from class 9th NCERT science book. So let's start the topic. The distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का और डिफरेंट ऑर्बिट्स में कैसे होता है एक एटम के, उसे बोर ने और बरी जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने बताया. द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल्स. और जो ये कुछ रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाता है जिससे कि जिसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल या सेल में आते हैं. The first rule is the maximum number of electrons present in a cell is given by the कि एक सेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3. जहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ एनर्जी नंबर या एनर्जी लेवल होगा और 1 2 3 हम इसके अंदर लिखते हैं. जैसे k के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3. So hence the maximum number of electrons in different cells are as follows. कि different cells में किस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, maximum number of electrons वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि first orbit और K cell will be, उसमें कितने होंगे 2 into 1 raised to the power 2, क्योंकि एक है n, क्या है n की वैल्यू क्या है K के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 2 जा 4 हो, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा. फिर देन सेकेंड ऑर्बिट और एल सेल विल बी, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें कि n l के लिए 2 होता है तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन. तो थर्ड ऑर्बिट और m सेल विल बी, यानी कितने होंगे 3 3 जा 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं. फोर्थ ऑर्बिट और n सेल के अंदर 2 into 4 रेज टू द पावर 2, यानी 4 4 जा 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन. और इस तरह से हम आने वाली जितनी भी सेल्स होती है उन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं. So the maximum number of electrons in a cell is given by this formula 2n square, where n is the number or energy level index. For k it is 1, for l it is 2, for m it is 3, and for n it is 4. And if we continue n o p q, then it will become 5 6 subsequently. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हम रख सकते हैं वो सिर्फ कितना है 8. और इसको एडवांस क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो ऑक्टेट रूल कहते हैं, OCTET ऑक्टेट रूल. द थर्ड इज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner cells are filled. कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर वाली सेल के अंदर तब तक नहीं रखा जाता जब तक कि इनर सेल्स को पूरी तरह से फिल ना कर लिया जाए. दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर. तो इससे हमें पता चलता है कि जो सेल है वो स्टेप वाइज मैनर में फिल होती है. एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आर शोन स्कीमेटिकली इन फिगर 4.4. जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं वो दिखा रखा है. फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन. तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही सेल होगी के. हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनर सेल के अंदर मैक्सिमम, यानी के सेल है तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके आउटर सेल में हो जाता है. और आउटर सेल तब तक फिल्ड होती रहती है, तब तक हम नई सेल ऐड नहीं करेंगे जब तक कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते. ठीक है, जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तुरंत नई सेल ऐड हो जाती है और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा अब वो कहाँ पे चला जाता है, आउटर मोस्ट सेल में चला जाएगा. तो इस तरह से ये 3 ही सेल्स रहेंगी जब तक कि ये आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाते. और एक बार जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं तो एक नई सेल ऐड कर दी जाती है इसके अंदर. ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन.
फिर बेरिलियम बोरोन का 5 है तो इनर शेल के अंदर 2 और 3, कार्बन का 6 तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 डॉट आप देखेंगे। ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता चला जाता है। फॉर नाइट्रोजन इट इज 2 5, फॉर ऑक्सीजन इट इज 2 6, फॉर फ्लोरीन इट इज 2 7, फॉर नियोन इट इज 2 8 एंड फॉर सोडियम इट इज 2 8 1। अब क्या है कि 8 जैसे ही फिल हो जाता है तो एक सेल जुड़ी तो 2 8 1, यानी अब इसमें के एल एम सेल ऐड कर दिए हमने और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस अगर हम ध्यान दें तो याद कर सकते हैं। So the composition of atoms of the first 18 element is given in table 4.4 में composition दे रखा है। ठीक है, वो भी देखेंगे हम। First see these questions. Write the distribution of electrons in carbon and sodium atoms. इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। कार्बन में क्या होगा 2 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और सोडियम में होगा 2 8 1, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। If K and L cells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? कि अगर K और L सेल इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली फिल्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे? तो K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L में 8, और दोनों की दोनों कंप्लीटली फिल्ड हैं तो 2 + 8 = 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सेल्स दे रखी है और अगर बोला कंप्लीटली फिल्ड तो उसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कंप्लीटली फिल्ड की और एल सेल हमारी नियोन में मिलती है, तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। दूसरा, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसके बाद हमें उसकी वैलेंसी के बारे में पता चलता है। We have learned how the electrons in an atom are arranged in different shells or orbit. कि हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स को एटम में कैसे अरेंज कर लेते हैं हम डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट्स में। The electrons present in the outermost cell of an atom are known as valence electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, सिंपली वैलेंस बोल देते हैं। और अभी हमने दूसरी बात क्या सीखी कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को या तो डोनेट करना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी। So from the Bohr-Bury scheme, we also know that the outermost cell of an atom can, Bohr-Bury scheme से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो आउटरमोस्ट सेल है वो एकोमोडेट करती है मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। So it was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost cell show little chemical activity। और ये भी ऑब्जर्व किया कि वो एटम जिसके completely filled 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं outermost cell में, वो बहुत कम केमिकल एक्टिविटी करता है। In other words, their combining capacity or valency is 0। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो उनकी जो combining capacity है या valency जो होती है वो 0 हो जाती है। So we have missed this activity 4.2. Second part we have discussed. Let's see the first. कि make a static atomic model displaying electronic configuration of first 18 element। तो static atomic model बनाना है, ये static model ही दे रखा है, ठीक है, first 18 elements का। तो हमने जो देखा है यहाँ पे कि आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जिस एलिमेंट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, इनर्ट होता है, और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी। एंड ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट मतलब जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होती हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगी। द helium atom has 2 electrons in its outermost shell and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell। तो अगर हम इन इनर्ट एलिमेंट्स को देखते हैं तो सिर्फ हीलियम को छोड़ के, हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बस। ठीक है, हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि बाकी दूसरी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में जो इनर्ट होंगी वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखती है अपने अंदर। The combining capacity of the atoms of elements
that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की, वो उनकी टेंडेंसी होती है टू रिएक्ट करना और मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना कि दूसरे एटम के साथ में, कि वो कितने एटम के साथ में रिएक्ट करेगा, और यही क्या होता है कि वो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। एन आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वाज सेड टू possess एन ऑक्टेट, और एक आउटर मोस्ट शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम ऑक्टेट कहते हैं। एटम्स वुड thus react so as to achieve an octet in the outermost shell, तो एटम्स रिएक्ट इसीलिए करते हैं ताकि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट को अचीव कर सके। दिस वाज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन को लूज करने से हो सकता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, lost or shared so as to make the octet of electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element, that is the valency discussed in the previous chapter। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने गेन करेगा, लॉस करेगा या शेयर करता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में, वही कंबाइनिंग कैपेसिटी देता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, वैलेंसी बोल देते हैं, जिसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और लिथियम और सोडियम एटम्स contain one electron each in their outermost shell. Therefore, each one of them can lose one electron. अब अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं, लिथियम देखते हैं, सोडियम, इनके आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। सो दे आर सेट टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। इनमें वैलेंसी क्या हुई, 1। So can you tell what is the valency of magnesium and aluminium? मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, +2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस पे जो चार्ज आएगा वो इसकी वैलेंसी। एंड एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इसकी वैलेंसी +3 होती है। So it is 2 and 3 respectively because magnesium has 2 electrons in its outermost shell and aluminium has 3 electrons in its outermost shell. This we have discussed. If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in different way। कि अगर number of electrons किसी के outermost shell में लगभग पूरे होने वाले हैं, यानी 8 के पास होने वाले हैं, तब उसे दूसरे तरीके से निकालते हैं। For example, the fluorine atom has 7 electrons in outermost shell and the valency could be 7। कि फ्लोरीन को अगर हम देखें कि उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, और उसकी वैलेंसी 7 हो सकती है, बट इट इज इजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। कि आसान क्या होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, एक फ्लोरीन के लिए, कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। So hence its valency is determined by subtracting 7 electrons from the octet, and this gives you a valency of 1 for fluorine। और इसकी हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं कि 8 में से 7 माइनस कर देंगे हम ऑक्टेट में से, और इससे हमें पता चल जाता है कि जो फ्लोरीन की वैलेंसी है वो 1 आ जाती है। So valency can be calculated in a similar manner for oxygen। और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 8 में से हम 6 माइनस कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें, 2 वैलेंसी मिल जाती है। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, दैट इज -2। Therefore, an atom of each element has a definite combining capacity called its valency, and valency of the first 18 elements are given in the last column of table 4.1। This we will discuss in next video। टेबल को हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें एक बात पता चलती है, जो एटम है हर एक एलिमेंट का उसकी एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी है जिसे वैलेंसी कहते हैं, और वैलेंसी जो है 3 एलिमेंट्स की वो टेबल से देखेंगे। सीधे क्वेश्चन, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट सेल से देख लेंगे, वैलेंसी हमें पता चल जाएगी। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।